हेलो एवरीवन, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है जम्मू और कश्मीर में विपुलवाद। ठीक है, विपुलवाद मतलब कोई विद्रोह वगैरह, इसको हम बोलते हैं विपुलवाद। तो इसमें हम कवर करेंगे, देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या कैसे कैसे विद्रोह शुरू हुआ और अभी रिसेंट उनका क्या चल रहा है, वर्तमान स्थिति कैसी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पहला। इसमें हम जानेंगे आज इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1947 टू 1987। 1947 में क्या हुआ, महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जो थे 1947 से पहले, जब ब्रिटिश का राज चल रहा था, 1947 में हमें फ्रीडम मिली, तो उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह का ही पूरा कश्मीर पे कंट्रोल था। तो 1947 में 21 और 22 अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो है हमला करा, जम्मू कश्मीर पे। तो उस हमले को रोकने के लिए इनकी सेना कम थी, तो जिस वजह से इन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके दिया। ठीक है, विलय पत्र क्या होता है, उस टाइम जब आज़ाद हुए थे नए नए, तो जिन भी स्टेट्स को, जिन भी लोगों को वहाँ पे मिलना हो पाकिस्तान में, या जिनको भारत में रहना हो, उन पे पत्र पे साइन करना होता था, उसको बोलते हैं विलय पत्र। तो उन्होंने विलय पत्र साइन किया और भारत में मिलने को एग्री हुए। तो जाके इंडिया ने अपने सोल्जर वगैरह जम्मू कश्मीर में भेजे फॉर द वॉर। नेक्स्ट क्या है, 1948 प्रथम भारत पाक युद्ध और एलओसी का निर्धारण। पहला भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे जो हुई निर्धारण हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल जो पीओके को अपने जम्मू कश्मीर से अलग करता है। अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष स्वायत्ता प्रदान की गई। अनुच्छेद 370 लगा, जिसमें राज्य का अलग झंडा होगा, अलग उनका संविधान होगा, ये सब वहाँ पे चला। तो ये कब तक चला, 1947 से लेके 1947 नहीं, इनफैक्ट 1952 में जाके स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1947 में तो लड़ाई हुई थी, फिर 1948 में युद्ध हुआ था, तो जाके 1952 में ये अप्लाई हुआ था और 2019 तक ये चला है। तो 5 अगस्त को जाके मोदी जी ने इसका जो था 370 हटाई थी। 1987 के चुनाव में धांधली के आरोपों में विद्रोह का उदय। तो बेसिकली जो है, जैसे आपने लिखा हुआ 1947 का वर्ष कश्मीर में लोकतांत्रिक विश्वास के टूटने और सशस्त्र विद्रोह के उदय का बिंदु माना जाता है। मतलब 1987 जो ईयर था, इसी से माना जाता है कि इसी से कश्मीर में विद्रोह वगैरह शुरू हुआ था। तो इसमें जो चुनाव हुए थे धांधली के आरोपों में विद्रोह, तो इसमें असेंबली में जो था, जो वहाँ की कांग्रेस थी जिस टाइम, तो कांग्रेस के अपोजिट में जो थे काफ़ी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसको MUF बोला जाता है, उन लोगों ने गठन मिला के काफ़ी इसका विद्रोह करा था और काफ़ी अगेंस्ट हुए थे इसके। और जो क्योंकि वो भारत को कश्मीर से अलग बनाना चाहते थे, कश्मीर का अलग सब कुछ रखना चाहते थे, तो इसी चक्कर में इसके चुनाव में जो हुआ, तो उसको धांधली के चुनाव के आरोपों में विद्रोह का नाम दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विद्रोह के उदय के कारण। तो पहला कारण था बाहरी कारक। ठीक है, जो बाहर की कंट्री का इफेक्ट पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ा, पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध मींस प्रॉक्सी वॉर, हथियारों की आपूर्ति और प्रशिक्षण। तो जब पाकिस्तान रियल वॉर नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने प्रॉक्सी वॉर का लिया, जिसमें इन्होंने जो आतंकवादी ग्रुप थे, जिसमें लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये टाइप के जो ग्रुप थे, इनको हथियारों की इनको आपूर्ति कराई और प्रशिक्षण कराया और फंडिंग वगैरह अप्लाई करवाई मेन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। दूसरा क्या था, आंतरिक कारक, राजनीतिक अस्थिरता और शासन में कमी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। थोड़ा राजनीतिक कम था, भ्रष्टाचार ज़्यादा था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। एंड दूसरा क्या है, कंटरपंथ, मतलब धार्मिक कंटरपंथ का उदय और आज़ादी के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश। तो धार्मिक विवाद ज़्यादा होने लगे थे, हिंदू मुस्लिम ये ज़्यादा होने लगे थे, और आज़ादी के नाम पर युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा था और उन्हें आतंकवाद की तरफ धकेला जा रहा था। ठीक है, 1989-90 के दौरान निजाम-ए-मुस्तफ़ा के नारे के साथ कश्मीरी पंडितों का बड़ा पैमाने पर विस्थापन हुआ था, वही धर्म विरोध वगैरह हुआ था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की भूमिका और छद्म युद्ध। पाकिस्तान की नीति, हजारों घावों से भारत को लुहलुहान करना। ठीक है, लुहलुहान करना हजारों घावों से। तो ये एक आक्रामक इनकी नीति थी पाकिस्तान की, जो आतंकवाद के जरिए भारत को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाना।
तो ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। तो आतंकी संगठन क्या क्या, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन, ये सारे जो थी ये आतंकवादी एजेंसीज हैं जो आतंकवादी बढ़ाती हैं और उनको हथियार वगैरह दिला के उनकी ट्रेनिंग करा के इंडिया में भेजती हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों ने जो था 26/11 का अटैक, पुलवामा का अटैक, ये इन्हीं एजेंसियों ने कराया था। तीसरा क्या है, घुसपैठ, एलओसी के माध्यम से आतंकियों की घुसपैठ कराना। ठीक है, एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके माध्यम से आतंकियों को घुसपैठ कराना, इंडिया में भेजना। प्रोपेगेंडा क्या है इनका, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे का इस्लामीकरण और मानवाधिकारों का सहारा लेना। वही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दों का इस्लामीकरण, वही धर्म से रिलेटेड करके मानवाधिकारों का सहारा लेके आतंकवादी को बढ़ाना। FATF और पाकिस्तान, FATF टेरर फंडिंग के कारण पाकिस्तान लंबे समय तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा, जो उसके आतंकी संबंधों की पुष्टि करता है। ठीक है, ज़्यादा आतंकवादी के हमले ज़्यादा हो रहे थे, ज़्यादा आतंकवादी में इन्वॉल्व था ये देश, तो इसको ग्रे लिस्ट में काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ा था। आतंकवाद के बदलते स्वरूप, मॉडर्न ट्रेंड्स। पहला है हाइब्रिड आतंकवादी, वे लोग जो सामान्य जीवन जीते हैं लेकिन एक बार हमला कर वापस गायब हो जाते हैं, जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल जीवन जीते हैं बट होते एक्चुअली में टेररिस्ट ही हैं, बट नॉर्मल की तरह जीते हैं और एक बार हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं या फिर कहीं छुप जाते हैं या डेथ हो जाती है, वॉटेवर, तो उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है उनकी। ठीक है, दूसरा क्या है, नार्को आतंकवाद, नशीली दवाओं के व्यापार से आतंकी गतिविधियों का वित्त पोषण, मीन्स फंडिंग। जो नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, इन सबको व्यापार करा इलीगली, जिससे क्या है, आतंकवादियों को विशेष फंडिंग मिल सके। ठीक है, उनको पैसा वगैरह मिल सके जिससे वो उनकी ट्रेनिंग या हथियार वगैरह आगे प्रोसेस कर सकें। तीसरा क्या है, ड्रोन तकनीक, सीमा पार से हथियार और ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का उपयोग। तो सीमा से बाहर अगर आपको ड्रग्स पहुँचाने, गन्स पहुँचाने, तो ड्रोन बहुत इजी माध्यम था। अब तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है, बट पहले क्या होता था, ये ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स वगैरह और गन्स वगैरह इंडिया में सप्लाई की जाती थी। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 370 का निरसन। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को हुआ था। क्या परिवर्तन आए इसमें, देखते हैं। पहला क्या था, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में विभाजित किया गया। ठीक है, एक राष्ट्र एक संविधान एक ध्वज लागू होगा, मतलब कि कोई अलग ध्वज नहीं होगा, कोई अलग संविधान नहीं होगा, जो इंडिया में सबके लिए चल रहा है वही आपके लिए चलेगा। ठीक है, रणनीतिक रूप से केंद्र का सीधा नियंत्रण बढ़ा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, क्योंकि पहले तो उन लोगों का अलग रहता था सब, बट जब से 370 हटाई उसके बाद से मेनली हमारा स्टेट की तरह ट्रीट होने लगा, जैसे नॉर्मल स्टेट ट्रीट हो रहे हैं। दूसरा क्या है, सुरक्षा पर प्रभाव, पत्थरबाजी जो थी की घटनाओं में भारी गिरावट, स्थानीय अलगाववादी नेताओं के प्रभाव में कमी। हुर्रियत, हुर्रियत वर्ड क्या है, ये अरबी वर्ड है जिसका मीन्स है फ्रीडम। तो ये जो इनके जो ग्रुप थे नेताओं के, वो कश्मीर को अलग कराने के चक्कर में इंडिया से अलग, अपना अलग अलग ध्वज, अलग संविधान, ये सब करने में लगे थे, जिसके भी उनके भी प्रभाव में जो है कमी देखने को मिली है। तीसरा क्या है, आतंकी रोधी अभियान, ऑपरेशन ऑल आउट में तेज़ी। ऐसे ऑपरेशन है जिसमें भारतीय सेना, CRPF जवान, ठीक है, और पुलिस फोर्स वगैरह सब मिलके एक साथ तेज़ी से काम करते हैं, जो आतंकवादियों की जानकारी निकालना, अंदर की जानकारी निकाल के आतंकवाद को कम करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुरक्षा रणनीति और अभियानों का विश्लेषण। पहला क्या है, CI ग्रेड, CI ग्रेड इन्होंने अभियान चलाया। विवरण क्या है इसमें, सेना, CRPF, स्थानीय पुलिस के बीच त्रिस्तरीय सुरक्षा समन्वय। ऑपरेशन ऑल आउट, घाटी में आतंकियों के पूर्ण सफाई हेतु व्यापक अभियान। ठीक है, आतंकवाद को ख़त्म करना। BDC, ग्राम रक्षा समितियाँ, स्थानीय ग्रामीण को हथियारों का प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा हेतु सशक्त बनाना। तो जो ग्राम क्षेत्र हैं, जो जहाँ लोगों का ब्रेन वॉश ज़्यादा ईजिली हो जाता है या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको हथियारों का प्रशिक्षण दिया और उनको आत्मरक्षण बनाया गया। स्मार्ट फेंसिंग, LOC पर एंट्री इन्फ्लेक्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव सिस्टम का सुदृढ़ीकरण, AIOS। ठीक है, ये LOC पर लगाया गया, जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इसमें जो तार लगाए हैं काफ़ी सेंसर वाले हैं, नॉर्मल तार नहीं है, इलेक्ट्रिक वायर्स, जिसमें काफ़ी सेंसर लगे हैं जो ड्रोन्स वगैरह को ट्रैक कर सकते हैं, जो अगर कोई घुस रहा है तो अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सायरन वगैरह ये सब इसमें लगाए गए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं विधि ढांचा, AFSPA और UAPA। AFSPA क्या है, 1990 में इसका गठन हुआ। सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ जब बहुत ज़्यादा वायलेशन रहता है, जहाँ आतंकवादी हमले काफ़ी होते रहते हैं, उस क्षेत्रों में इसको मेनली अप्लाई किया जाता है। इनकी चुनौतियाँ क्या है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के कारण ये कानून विवादास्पद बना रहा है। बिकॉज ऑफ इसमें ऐसे कुछ विशेष इनको वो दे दिए जाते हैं, रूल, विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं बेसिकली, जिसमें ये अगर आतंकवाद देख रहे हैं किसी होते हुए तो डायरेक्ट शूट कर सकते हैं, ठीक है, या किसी की भी जांच कर सकते हैं विदाउट वारंट, एनीथिंग। ओके, देन UAPA संशोधित 2019, व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति, ठीक है, अगर कोई शक लग रहा है अगर आपको किसी पे तो आप उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर सकते हैं। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, इसमें क्या है, को टेरर फंडिंग की जांच में अधिकता, ठीक है, टेरर फंडिंग मतलब जो टेररिस्ट फंडिंग करते हैं इलीगल करके, ड्रग्स बेच के या वॉटेवर, तो उन सबको उसकी जांच में इनको बहुत ज़्यादा जो है अधिक स्वायत्तता मिली कि उसकी अच्छे से जांच करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको अधिकार दिए गए उसमें। फिर क्या है, न्यायिक रुख, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरसन को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, ठीक है, जो 370 अप्लाई हुई। नेक्स्ट, विकासात्मक पहले नया कश्मीर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बने, जोजिला सुरंग, ठीक है, टनल, चिनाब ब्रिज बना, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हुआ, IIT, IIMs, एम्स जैसी संस्थानों की स्थापना हुई। लोकतंत्र में पंचायती और DDC चुनाव के माध्यम से ज़मीनी लोकतंत्र की बहाली, ठीक है। DDC क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसमें DDC चुनाव में क्या होता है, इसी काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनके चुनने के लिए जो होता है वो चुनाव कराया जाता है। और ये जो पंचायत का है, ये थर्ड स्टेप होता है पंचायत का, ठीक है, पंचायत का थर्ड स्टेप है DDC, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है। पर्यटन में रिकॉर्ड वृद्धि, जो अब आ रहे हैं घूमने हमारे टूरिस्ट, उनको 2023 में 2 करोड़ प्लस पर्यटक थे, शांति वापस का संकेत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा स्थिति में गुणात्मक सुधार, पत्थरबाजी की घटनाएं 2019 से पहले काफ़ी ज़्यादा थीं। हड़ताल और बंद वर्तमान बहुत कम है, माइनर, ठीक है। आतंकी भर्ती और स्थानीय समर्थन में कमी आई है, लेकिन LOC के पास होने वाली घुसपैठ अभी भी चुनौती है। तो अभी भी क्या है, अभी भी काफ़ी लोग उनके टेररिस्ट जो हैं आते रहते हैं LOC से, तो ये अभी भी चुनौती बनी हुई है। आगे की राह क्या है, डी रेडिकलाइजेशन चलाया है, युवाओं को कंट्रबस से दूर कर मुख्य धारा में जोड़ना, मतलब उनका टेररिस्ट वगैरह से जो उनका ब्रेन वॉश हो गया उसको हटा के उनको नॉर्मल इंडिया की तरफ, अपने देश की तरफ जागरूक करना। रोजगार, निजी निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं को सार्थक कार्य प्रदान करना, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी कंपनीज वगैरह लगाना जिससे काफ़ी उनको रोज़गार मिले, ये सब चलाया गया। फिर कूटनीतिक प्रयास किए गए, राजनीतिक, ये थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आएगी, राजनीतिक संसद और पूर्ण राज्य के दर्जों की ओर कदम बढ़ाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग अलग करना, पाकिस्तान से दूरी बनाने का उसमें उपयुक्त समय पर, ठीक है, थोड़ी सी कूटनीतिक प्रयास है। फिर नेक्स्ट है, कश्मीरी का समाधान केवल बंदूकों में नहीं बल्कि समावेशी विकास और संवैधानिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। ओके, तो ये पूरा था निष्कर्ष इसका। आगे की राह, सुरक्षा जो अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, आप देख पा रहे हो उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं पुराने, और काफ़ी ज़्यादा सुरंग वगैरह, ब्रिज वगैरह, IIT, IIMs ये सब करके कश्मीर को नया कश्मीर जैसा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक था जिसमें हमने पूरा कश्मीर के बारे में पढ़ा, कैसे विद्रोह हुआ, क्या अभी रिसेंट इनकी सिचुएशन है और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी। तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलते हैं।